सो कंटिन्यूइंग विथ काइनेमेटिक्स, कल हमने अभी तक हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर ली। एक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड हमने दोनों ग्राफ्स में देख लिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो उसका ग्रेडियंट होता है वो आपको वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो आपको क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। और जो उसका अंडर डिस्टेंस होगा, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होगा, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आइडिया है आपको, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल। हम्म, ये पढ़ा हुआ है हाँ आपने? नहीं। एक और चीज में फ्री फॉल, पैराशूट वाली एग्जांपल, एक फॉलिंग बॉडीज। ओके, वो सर वही के 9.8 मीटर पर सेकेंड है इसका बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर। और करीब है, बिल्कुल। जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एग्जैक्टली 9.81 मीटर पर सेकंड। जो हमारी ग्रेविटी है वही आपकी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं, वो एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी टर्मिनल, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? 9.81। मतलब कि हर एक सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है क्या हो रहा होता है? स्पीड तेज हो रही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है उसको क्या होगा? वो सेम रहेगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। कितनी है? 9.81 है। और वेलोसिटी को क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है। हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 9.81 का चेंज आ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आएगा? 9.81 वेलोसिटी बढ़ती रहेगी हर एक सेकंड के बाद। सो फ्री फॉल इज अ मोशन विद नो एक्सेलरेशन अदर देन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। मतलब एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर जो कि होगी ग्रेविटी की फोर्स, आपका बॉडी का वेट। इन अदर वर्ड्स, अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग अंडर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब सिर्फ ग्रेविटी का उसमें रोल है, ना आप ऊपर से पुश करें ना कुछ है। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग एक्टेड अपॉन ओनली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यार ये सिर्फ इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। एक पैराशूटिस्ट है, जब वो बंदा जंप लगाएगा सिर्फ, उसके ऊपर अभी इस वक्त एक ही फोर्स है डाउनवर्ड्स, विच इज इज वेट, द ग्रेविटी। वेट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। उसके ऊपर तो इस वक्त सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, तो ये 9.81 की एक्सेलरेशन के साथ नीचे मूव करेगा। हाँ, जब ये बंदा अगर पैराशूट खोल ले तो उसके ऊपर एक और फोर्स भी लगेगी, अपवर्ड्स फोर्स। क्या आप मुझे बता नहीं तो सकते कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेट का अगर हम क्या कहते हैं हैं? फेंकेंगे तो वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही गिरेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसकी ऐसा कैसे हो स्पीड सकता की फर्क मैं बताता हूँ, देखिए ना। उसकी स्पीड फर्क मतलब कि 64 से कोई स्टार्ट होगा, किसी की स्पीड 40 तक भी जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, है? अच्छा रेट ऑफ अच्छा। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना, वो 9.81 का ही होगा। समझ आइए? हाँ जी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट तेज भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जो उनमें चेंज आ रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? वी ओवर टी, राइट? वी जी। बाय टी। हर सेकंड में या पर किसमें पर टाइम में वेलोसिटी कितनी बदल रही है, आप समझ आइए? हाँ जी। गुड, अच्छा सवाल था। अगर मैं कहूं कि मैं अब एयर एक पैराशूट खोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे ऊपर वेट ही एक्ट कर रहा था, क्या आप मुझे उस अपवर्ड फोर्स का नाम बता सकते हैं जो पैराशूट खोलने से आ गई है? व्हाट हम्म, इज द नेम ऑफ द अपवर्ड फोर्स? पता नहीं। एयर रेजिस्टेंस का नाम सुना है? हाँ वो एयर रेजिस्टेंस पता है उसका पता है। थोड़ा सा मैट्रिक भूला हुआ है। नहीं सर। हम्म, आज वैसी तबीयत नहीं सही मेरी सुबह से। वो क्या कहते हैं वो लॉजिस्टिक्स के लिए हमने शर्ट्स वगैरह के पैसे देने थे। सही। तो
वो मैंने, वो जो हेड थी लड़की, उसे मैसेज किया तो उसने कहा कि इन पर्सन दे जाना। मुझे लगा कोई मीटिंग वगैरह भी होगी, जरूरी होगा, इस वजह से बुलाया है। हम्म। वो मैं यहाँ से स्पेशल लाहौर गया, उसे पैसे बस दिए। समझ वो गया। 1 1.5 घंटा गाड़ी पे गया और बस पैसे दे के कहती बस इतना ही काम था। अच्छा। फिर मैं थक के वापस आया वैसे। आज तो भी इतनी सही। कोई नहीं, बस ये आज एक ही टॉपिक है वैसे ही फ्री फॉल का। तो ऊपर वाली फोर्स हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है आपके चैप्टर में फोर्सेस के अंदर। अब इसकी फ्री फॉल में फर्क आ सकता है, अब इसकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी बिकॉज अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो मजीद अभी सिर्फ हम फ्री फॉल को डिस्कस करें। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग एंड बीइंग एक्टेड ओनली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब तक उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, इसको हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। All objects fall freely at g is equal to 10 meter per second square। वैसे तो 9.81 आपने याद रखना है। when near the and air resistance is negligible। फ्री फॉल कब होगी? जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब नहीं है। स्पीड ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ेगा। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। बॉडी नीचे जाएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, लेकिन जो फर्क आएगा वो कितने का आएगा? 9.8 का। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट तेज जाता है या आहिस्ता होता है? ऊपर तो आहिस्ता होता है जाते जाते। जाते जाते आहिस्ता होता है। तो वो आहिस्ता भी -9.81 की डिसेलरेशन से ही होगा। हर सेकंड बाद उसकी स्पीड में कितना कम होगा? 9.81। और नीचे आते हुए जब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो कितने का इंक्रीज होगा हर एक सेकंड बाद? 9.8 मीटर पर सेकंड। Although the acceleration due to gravity is considered constant, it tends to vary slightly over the Earth since the Earth is not in a perfect sphere. So, what are some examples of the objects in free fall? For example, एक spacecraft in a space when its rockets are off, या वो एक continuous orbit में है, या वो खुद ही, क्या होता है कि रॉकेट अगर हम ऊपर से अर्थ में फेंकते हैं तो क्या होता है कि एक पॉइंट जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चीज एंटर होती है, हम क्या करते हैं? हम उसके इंजन बंद कर देते हैं। क्यों? अब उस पर फोर्स खुद ही लगेगी, क्योंकि वो अर्थ की हदूद में आ गया है। उसके ऊपर अब ग्रेविटी की फोर्स ही लगेगी। यहाँ पर मून है, मून भी तो एक फ्री फॉलिंग है। मून के ऊपर को फोर्स लग रही है, सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो अर्थ की ग्रेविटी है जो उसको घुमाए जा रही है। ये आपका A2 फिजिक्स का चैप्टर 1 होगा, उसका नाम है सर्कुलर मोशन। उसमें आप ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ेंगे, इन सर्कुलर मोशन। तो कौन से एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स के दैट आर नॉट इन अ फ्री फॉल? फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, या पर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इन एन एयरप्लेन। अब जब मैं हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ड्रैग फोर्स भी है, एक लिफ्ट फोर्स भी है, एक वेट भी है। इस बॉडी का उतना ज्यादा सरफेस एरिया कि ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस भी है, इधर भी एक ड्रैग फोर्स है जो ऑपोजिट है। तो यहाँ पे प्लेन हॉरिजॉन्टल मोशन तो ये फ्री फॉल ऊपर से नीचे हर सेकंड बाद। यहाँ पे अगर यहाँ पे 9.81 की स्पीड बढ़ेगी, दोबारा एक सेकंड बाद 9.81, फिर यहाँ पे 9.8, तो हर सेकंड के बाद वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता जा रहा है। रिप्रेजेंटिंग फ्री फॉल बाय द ग्राफ, होता क्या है? इट स्टार्ट स्लो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, उसकी स्लोप जो है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? ग्रेडियंट इज स्लोप। ग्रेडियंट बढ़ रहा है विच मीन्स इसकी स्लोप बढ़ रही है डाउनवर्ड की तरफ, एंड इट फिनिशेस विद अ लार्ज डाउनवर्ड नेगेटिव वेलोसिटी। द लाइन ऑन द ग्राफ कर्व्स। कर्व का क्या मतलब होता है? अच्छा, मैं पूछूं, क्योंकि उल्टे ग्राफ थोड़े कंफ्यूज। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज दिस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ठीक है। ये क्या चीज है? हम्म। ये मुझे पता है, 1 सेकंड। ये भी है वो। 1 सेकंड बस। ये सर, इन, इंक्री डिक पता नहीं। सोचे सोचे, स्लोप को क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। आप स्लोप पे फोकस करें। ये गाड़ी आ रही है स्लोप पे, जैसे स्लोप ज्यादा हो रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो डिक्रीजिंग है। हाँ, डिक्रीजिंग। अच्छा, ये क्या है? इंक्रीजिंग।
ठीक है, इंक्रीजिंग है कैसे? कौन सी? ये वाली। ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये भी डिक्रीजिंग है। नहीं नहीं, ये इंक्रीजिंग है, यही तो फर्क देखना है। चलिए अभी हम यहाँ पे अच्छा। ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव ग्राफ्स में तो समझ आती है कि ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, इतनी तो हमें समझ आती है। दिस इज योर पॉजिटिव इंक्रीज, दिस इज योर पॉजिटिव डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब आप स्लोप पे देखें, ये गाड़ी चला रहे हैं, स्लोप क्या होती जा रही है? कम। ये कम हो रही है। ये गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से स्लोप ज्यादा नहीं हुई है, हम्म। तो ये आपके पास नेगेटिव इंक्रीजिंग है, ठीक। और अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊं, ये वाला, आप गाड़ी चलाते चला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, स्लोप कम हो रही है। कम हो रही है, तो ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है। एक और ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप भूल जाएं, इस वाले ग्राफ को उल्टा करें तो क्या शेप बनती है, ठीक है। इस वाले ग्राफ को भी अगर आप उल्टा करेंगे, ठीक है, इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं तो क्या शेप बनेगी, ये वाली। अब क्लियर है, भूलेगा तो नहीं। नहीं? So basically, the line on the graph curves, ठीक है, and the curved line on a position versus the time graph signifies an accelerated motion. मुझे ये कर्व, क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मुझे पता लग रहा है कि यार कर्व से आई वुड नो कि कहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, कहाँ पे नहीं है। अ डिक्रीज, एक स्मॉल वेलोसिटी, फास्ट वेलोसिटी, ये मुझे उस कर्व से पता लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो आपकी लाइन होती है उसका ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी बताता है। So let's check our understanding a bit. Doesn't a more massive object accelerate at a greater rate than a less massive object? आपका वाला सवाल, क्या wouldn't an elephant free fall faster than a mouse? क्या लगता है, क्या हाँ जी। एलिफेंट की फ्री फॉल ज्यादा होगी देन अ माउस? सर अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तब तो क्या कहते हैं, सेम होगी। एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगी ना, फिर मैं कहूँ कि ठीक है यार, हाथी बड़ा है, उस पर ज्यादा लगेगी, चूहा छोटा है, उस पर कम लगेगी, तब मैं कहूंगा। अभी जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, फ्री फॉल सेम। गॉट इट? So the answer to यस। the question is, doesn't a more massive object accelerate at a greater object? It is absolutely not. Got it जी? अब नहीं भूलेगा। That is absolutely not if we are considering the specific type of falling motion known as free fall. Free fall क्या था, दोबारा हम उसकी definition पढ़ेंगे, याद होनी चाहिए, मैं कल पूछूंगा। Free fall is the motion of objects which move under the sole influence of gravity, सिर्फ gravity. And free falling objects do not encounter air resistance. So more massive objects will only fall faster if there is air resistance present. अगर मैं एक पेपर बॉल लेता हूँ और एक शीट ऑफ पेपर लेता हूँ, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो कौन सी चीज देर से नीचे आती एयर रेजिस्टेंस होती है तो है? हाँ, एक पेपर बॉल है और और पेपर बॉल है, एक पेपर बॉल है और दूसरा क्या है? पेपर शीट। पेपर तो पेपर बॉल जल्दी नीचे आएगा। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कम है, ठीक है। आपने मेट्रिक में पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम लगेगी। इसका इतना बड़ा सरफेस एरिया है, इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा लगेगी, ठीक है, तो ये फिर कम नीचे आएगा। लेकिन जब फ्री फॉल की बात करते हैं, फ्री फॉल पे इन दोनों पे एक ही जितनी लगी। पैराशूट का भी क्या फिनोमेना होता है, बंदे का सरफेस एरिया कम है, पैराशूट जब खुलता है क्या होता है, वो इतना ज्यादा एरिया, हवा ऊपर की तरफ ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा सरफेस एरिया, मोर वुड बी दी एयर रेजिस्टेंस। खैर ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिटेल में पढ़ना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स द डॉग विल एक्सेलरेट। शुरू में क्या होगा, बीच में क्या होगा और एंड में क्या होगा, ये हम सारे फिनोमेना भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू मेक द डॉग एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ऑफ 9.81,
लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं होता, स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जब होगी स्पीड हमेशा बढ़ेगी। टू स्टार्ट द डॉग इज फॉलिंग स्लोली, और अभी क्या होगा, देयर इज रियली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द डॉग व्हिच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेट करता है। फिर जैसे जैसे नीचे आता है, जब स्पीड बढ़ती जाती है तो क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस भी हल्की सी आ गई। याद रखें जो ये मेरे साइज ऑफ द एरो होता है ना, ये आपको क्या बताता है, द मैग्नीट्यूड, कि कौन सी फोर्स कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बताएं कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, एयर रेजिस्टेंस या ग्रेविटी, एरो से देख के बताएं। ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो अभी भी डॉग एक्सेलरेट ही करेगा। So as the dog falls faster, another force become bigger. आहिस्ता आहिस्ता air resistance आ रही है, लेकिन the force of gravity on the dog of course stays the same. तो अभी भी वो continues to accelerate. अभी क्या हो गया यहाँ पे बता सकते हैं, air resistance और gravity को इक्वल है। इक्वल है। तो क्या बता सकते हैं, थोड़ा गेस मारें कि जब दोनों अप डाउन अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है तो वेलोसिटी को क्या होगा और एक्सेलरेशन को क्या हो जाएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन जीरो। क्या बात है, गुड। तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन वुड जीरो, ठीक है, एंड अब आपके पास कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी। दिस इज अ स्टेट व्हिच वी आल्सो कॉल एज टर्मिनल वेलोसिटी। यही काम एक पैराशूटिस्ट के साथ भी होता है, और पैराशूटिस्ट की तो एग्जांपल एग्जामिनर की बहुत फेवरेट है, वो बार बार देता है ये वाली एग्जाम, पैराशूटिस्ट। टर्मिनल स्पीड क्या है, टर्मिनल स्पीड की डेफिनेशन है दैट इट विल कंटिन्यू टू फॉल एट अ कांस्टेंट स्पीड until the air resistance and the gravity are equal with each other। आप देख सकते हैं when the air resistance and gravity are equal, आपके पास हमेशा that object would remain at a terminal velocity। So uniformly accelerated motion, जिसको मैं free fall भी कहता हूँ, which is also called free fall, is defined as the rate of change of velocity with respect to time। Unit of acceleration हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, and this would mean that if an object has an acceleration of 1 meter per second square, it will increase its velocity in 1 meter per second every second that it accelerates। जब मैं कहता हूँ कि यार किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका क्या मतलब होता है कि उसकी स्पीड में 1 मीटर पर सेकंड का फर्क आएगा हर सेकंड बाद। ये आपके पास होती है एक्सेलरेशन, और फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड तो होगी नहीं, तो तब फॉर्मूला आपके पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही बनेगा सिर्फ। गॉट इट? जी सर। So it means that if an object is held stationary in a uniform gravitational field and when it released, it will fall. It will do so with uniform acceleration and near the surface of the earth, acceleration आपके पास जो gravity होती है वही होती है। इसका क्या मतलब होगा, दोबारा ये blue वाला जो लिखा है बहुत important है। This means that every second that the object falls, its velocity will increase by 9.8 meter per second minus 1। ये मीटर पर सेकंड -2 पता है ना एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और मीटर पर सेकंड -1 किसका, वेलोसिटी का। तो हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का होता है, और एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों की यूनिट्स फर्क होना चाहिए। तो मुझे बताएं, इस सब को हमने पढ़ा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, क्या होगा। तो वो डिसेलरेशन होगी। एग्जैक्टली, डिसेलरेशन हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है, द एक्सेलरेशन इज स्टिल देयर बट डाउनवर्ड। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एट एन इनिशियल वेलोसिटी, होगा क्या, शुरू में 30 है, आफ्टर 1 सेकंड क्या हो जाएगा 20, आफ्टर 2 सेकंड्स हो जाएगी 10, और आफ्टर 3 सेकंड क्या होगा, जीरो वेलोसिटी। वो ऊपर जाके बॉल रुकेगा, और फिर क्या होता है, वापस नीचे आना शुरू होता है। आप एक बॉल ऊपर फेंकेंगे, डिसेलरेशन होगी, हर सेकंड के बाद स्पीड 10 10 10 10 के स्पीड से कम हो रही है। 40 से फेंका, 1 सेकंड बाद 30 हुई, उससे अगले सेकंड बाद 20 हुई, उससे अगले सेकंड बाद 10, उससे अगले सेकंड बाद वो ऊपर जाके रुकी है 1 सेकंड के लिए, और फिर नीचे आना शुरू हुई। Even if the object's velocity is zero, the acceleration would not be zero. These are two separate things again.